बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने अमेरिका के वज़ीर तिजारत से मुलाकात के बाद कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अभी कुछ अमूर पर बातचीत होना बाकी है। उम्मीद है कि तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब अगर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के मामले पर PTI ने पार्टी के नाराज अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने नाराज उम्मीदवारों को कहा है कि कल दोपहर 12 बजे तक आपके पास वक्त है, अगर वो दस्तबरदार ना हुए तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये देखें, ये इस कदर यानी इररेलेवेंट हो गई है इस मुल्क में सारी सियासत। मैं हमेशा जो बात कहता था ना, वो बात बिल्कुल वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है बड़ी बाशऊर लोग हैं कि ये सारा पैसे का चक्कर है, पावर का चक्कर है, हंगर गेम्स है। और इसमें ज़ाती नज़रिया है और गलत भी हो सकता है, बिल्कुल गलत भी हो सकता है, लेकिन एक पर्सनल ओपिनियन है कि पाकिस्तान को पॉलिटिकल नारों से ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस और मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं आपके, अगर कोई एग्रीकल्चर में ज़बरदस्त यंगस्टर्स हैं, उनके साथ पुराने जो तजर्बाकार लोग हैं वो ज़रात को देखें, जो साइंटिस्ट हैं नए पुराने आगे पीछे, वो उसको देखें, तालीम से मुतालिक लोग तालीम को देखें। ये जो सियासत के अंदर आके ना, और किस वजारत में ज़्यादा पैसा है, कहाँ पे हाउसिंग है, कहाँ पे जो है ये पेट्रोल की स्मगलिंग होनी है, कहाँ पर ठेके मिलने हैं, इससे जब तक आप नहीं निकालेंगे मुल्क को। अब ये देखें ना, ये पैसे का चक्कर है, पैसे के चक्कर में ही हो रहा है ना कि किसको कौन सेनेट का टिकट क्या, मतलब सारी चीज़ें इररिलेवेंट हो गई हैं, नज़रियात इररिलेवेंट है। मतलब एक आदमी पीपल्स पार्टी में है, वो नून में भी है, वो PTI में भी है, वो और आप देखें कि ख़ानदान जो है इस वक्त वो मैंने 1985 का मॉडल ये पॉलिटिकल कहा था कि जो पॉलिटिकल मॉडल है ना, ये ज़ियाउल हक साहब के दौर का है। सारे मेन करेक्ट जो सियासत में लोग हैं सारे, अब उनको देखें तो आपको 1985 की फैमिलीज नज़र आएंगी या उसके बाद के, लेकिन अयूब खान साहब के दौर के भी हैं कि फैमिलीज, और मैं उसमें बात नहीं कर रहा उमर अयूब साहब की, उससे हटके कई फैमिलीज ऐसी हैं जो अयूब खान साहब के दौर से ही सियासत में मुस्तकिल, वो उनके पोते परपोते, तो वो जो, और उनके लॉजिक बड़ी अजीब होती है बड़ी। मैं एक दफ़ा मेरी एक प्रोग्राम में ही एक साहब से बात अजीब सी हो गई थी, उन्होंने बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा जी, डॉक्टर्स के बच्चे अगर डॉक्टर हो सकते हैं और फौज का कोई शख्स है तो उसका बच्चा अगर फौज में जा सकता है, और टीचर का बच्चा टीचर हो सकता है, तो सियासतदान का बच्चा सियासतदान क्यों नहीं हो सकता? तो मैंने कहा ये कोई सियासतदान में, ये तो खिदमत का, ये कोई आपका कारोबार होता होगा ना सियासत का, वो सारा दिन सियासत करते हैं तो खाते पीते कहाँ से, मतलब इतने अरबों खरबों का। तो बहरहाल वो एक अलग बहस है, वो उसको उसका मिलाते हैं। यानी आप कमाल देखें कि उनके लॉजिक ऐसी ढूंढ के लाए थे, लेकिन अब वो खैर सारी चीज़ें इसमें यह है कि ये जो हुआ है ना कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल गालिबन ये, अब मुझे इंतज़ार है इसमें कि कौन से बड़े नाम सामने आते हैं, और एक बिस्मिल्लाह हुई है, और वो खरबों का, अरबों या खरबों का शायद वो जो है स्कैंडल है। जो भी हो उनको माशी दहशतगर्द के तौर पर ट्रीट किया जाए, और ये प्ली बार्गेन होती है ना, मैं इसका भी बहुत ज़्यादा मतलब है कि मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह के, मतलब 1 अरब रुपए का डाका डाला है और उसमें से पता चला कि 10 लाख रुपए के प्री बार्गेन करके रहा हो गए। और ऐसे भी मैं जानता हूँ जो, अच्छा नैब के अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है ना, साबिका नैब के और मौजूदा नैब के जो ऑफिसर्स वगैरह नीचे हैं, मेरा ख्याल है चेयरमैन नैब जो हैं वो इस तरह भी ध्यान देंगे, और उनको यकीनन वो चीज़ चेक करें। माजी में ऐसा होता रहा है कि कई लोग जो कि ये क्रिमिनल नैब के थे, इनके जो तफ्तीशी अफसर थे वो इनके बाद में बिजनेस पार्टनर बन गए। उन्होंने कहा जी ये कैसे? वो जी मैं पहले नैब में होता था ना इनके साथ, तो इन्होंने कहा कि यार छोड़ो, वो बिजनेस पार्टनर बने हुए उनके, ऐसे लोग भी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी,
और ये क्रॉस द बोर्ड होगा, और इसमें पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल और ये सारे जो हैं ये पैसे के लोग हैं ये। और मैंने आपसे कहा ना कि इस कदर अफसोस होता है कि आप जब ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल, और ये कम से कम ये आइस तो ख़त्म करवाएं, ये जो आइस स्कूलों कॉलेजों में। फिर एक दफ़ा मेरे ख्याल से ये शुरू होगा ना, ये मुझे ये मेरी दुआ है, मेरा गुमान है, मेरी ख्वाहिश है बरस बरस की, एक दफ़ा ये पहिया शुरू हो ना माशी दहशत गर्दों को पकड़ने वाला, आप देखेंगे ये हार्डकोर टेररिज्म कैसे कम होता है मुल्क में, और ये स्मगलर्स को आप पकड़ें तो इनके दंड कैसे, सब एक आपको एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आएंगे। तो रियासती अदारे अगर एक दफ़ा फैसला कर लेना, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब देखें ना, और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि सफारती महाज पे और अस्करी महाज पे हमने जो कामयाबी हासिल की है वो हमारी ये इंटरनल जो इस वक्त एक क्याओस तो नहीं लेकिन एक रिश्वत एक आम सी चीज़ बन गई है ना। और ये होते थे पहले लाखों में टिकट, ये मुझे जो यानी सेनेट का टिकट है लाखों में, यानी ये 90 की दिहाई में ये होता था कि जी 15 लाख का टिकट है, 20 लाख का टिकट है। अब करोड़ों की बात होती है ना तो मजाक होता है सामने से कि मजाक कर रहे हो, करोड़ों में, ये अरबों में चला गया खेल। अरब यानी ये अरबों के अंदर टिकट्स जो हैं, तो जो अरबों रुपए के टिकट लेकर आएगा तो वो क्या अवाम की खिदमत करेगा? तो मेरा ख्याल ये है कि इनका जो है ना, ये मैं दुआ करता हूँ कि ये जो नैब ने स्टार्ट किया है कोहिस्तान जो करप्शन स्कैंडल है, चेयरमैन नैब जो है वो इसको बस अब इस पर पॉज नहीं दबेगा, इसको एक दफ़ा जो है ना वो एक ही दफ़ा इसको बिल्कुल सफाया करें ये पूरे के पूरे सिस्टम का, और उसमें आप देखेंगे कैसे मुल्क आगे इंशाल्लाह निकलता है, और कैसे आपकी यूथ जो है वो जो बड़ी बेजार है इस पूरी सूरत हाल से, उनको भी तो कुछ दे के जाना है ना, तो उनको क्या ये इस तरह का मुल्क उनके हवाले करके जाना है। अच्छा, तो ये है कि एक तो बात ये होगी। दूसरी बात जो है वो ज़रा शुरू करते हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या ज़बरदस्त आदमी है उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये देखें, उन्होंने कह दिया कि ये 4 या 5 जहाज़ गिरे हैं। अब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहते, अब एक सांप सूंघ गया जो है वो दिल्ली में, मोदी सरकार सांप। देखें बात ये सारी, एक दफ़ा सच बोल के अपनी जान छुड़ा लें। अब कह दें कि जहाज़ हमारे गिर गए थे, ख़त्म हो गया मसला। मतलब भाई जहाज़ है ना, भाई जहाज़ों के 2 ही काम होते हैं, या जहाज़ लैंड करते हैं, 3 काम होते हैं ना, या लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, या उड़ते हैं हवा में, या गिर जाते हैं। 3 काम होते हैं, 4 काम होते हैं जहाज़ों के। तो उसमें से 4 उनके 5 जहाज़ या 6 जहाज़ गिर गए। अब उसको वो मानते क्यों नहीं है? अच्छा, जहाज़ों को तो देखें ये तो तय हो गया ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया, ख़त्म हो गई बात। तो उन्होंने इसमें अब वहाँ से ना कोई तरदीद आ रही है, ना कोई बयान आ रहा है, ना कोई मजम्मत आ रही है, एक खामोशी एक हू का आलम छाया हुआ है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प को क्या कहें, मजम्मत करते हैं बयान की, हम तरदीद करते हैं बयान की। अच्छा, वो टैरिफ अभी पाकिस्तान ने भी टैरिफ का मसला पाकिस्तान का भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह, जैसा भी हमारी बहुत कोई मेरे ख्याल से अच्छे उनके साथ मामला तय होंगे। लेकिन ये कि भारत तो पार्टनर है। अब इशू ये है कि वो आप समझें कि हर रोज़ मैं इसको, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सफारती अंदाज में आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कम से कम भी करूँ ना, ऐसा लगता है रोज़ प्रेसिडेंट ट्रम्प मोदी जी को एक इस गाल पे और एक इस गाल पे। अच्छा, अब मसला ये है कि वो रोज़, और ये कोई मेरे ख्याल से 25-26 दफ़ा हो चुका है। अब वो उधर से पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान, ओ भाई ट्रम्प को जवाब देना। ट्रम्प कह रहे हैं कि जहाज़ आपके गिर गए, और अब वो राफेल गिरे, कौन से गिरे, कब गिरे, क्या हुआ। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बड़ा अच्छा किया, यानी मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को बड़ी इस बात की दाद देता हूँ कि जब इन्होंने रब्ता किया प्रेसिडेंट ट्रम्प से, देखें ना जयशंकर जी तो ऑन रिकॉर्ड है ना कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था। भाई पाकिस्तान को पहले बता दिया था तो यानी पाकिस्तान को पहले बता दिया था, थोड़ी देर पहले बता दिया। एक दफ़ा ये भी कह चुके हैं वो, एक दफ़ा वो ये कह चुके हैं, जब वो असल कहानी पे जाए ना आप, आज तक आपको वो बंदे नहीं मिलेंगे, वो बंदे मिलेंगे ही नहीं जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी की थी। और एक नाम है
एक होता है ना, एक बस एक नाम है, उस नाम को अमेरिका ने डाल दिया उठा के वो लिस्ट में, वो डाल दें। ऐसे तो 50,000 नाम है। वो बंदे कौन थे, कौन से लोग थे, जहाज किधर थे, कहाँ गिरे, क्या हुआ उस दिन। और प्रेसिडेंट ट्रंप, ये 20 के लगभग जहाज लॉक किए हुए थे पाकिस्तान ने। तो ये अगर जंग अमेरिका से इन्होंने ज़ाहिर गुजारिश की होगी कि 5 जहाज गिर गए तो भाई आके हमें बताएं, बाकी भी गिर जाएंगे तो फिर क्या बनेगा। तो वो जो है फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंटरवीन किया, क्योंकि ये तो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी सारी की सारी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। और अभी देखें इनके साथ जो है वो इन्होंने भी आगे भी वही लेनी है, तो सोच समझ के लें। देखें ना, इंडोनेशिया ले रहा है बोइंग 50, तो मेरे ख्याल से इंडिया कम से कम जो भी डील करेगा 20% से कम नहीं आ रहे वो ईयू के साथ। ईयू के साथ वो 20% से डील, टैरिफ डील पे वो कम नहीं आ रहे 20% से। और इंडिया के साथ जो है वो इंडोनेशिया के साथ 19% उन्होंने किया है, लेकिन वो 25%, 20-25 पे वो ईयू के साथ अभी उनके मामलात हैं। तो भारत के साथ वो अगर इंडोनेशिया के साथ 19 किए हैं उन्होंने, लेकिन ज़ाहिर है कि जहाज़, तो फिर यहाँ अगर वो 20 करते हैं या 25 करते हैं, जो भी करते हैं, ये देखना है सारा कि मोदी जी की कैसी डिप्लोमेसी गई है। लेकिन जंग तो बहरहाल हार गए। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक इत्तेहादी है, क्वाड है ना, क्वाड है, ऑकस, उनके अलाई हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो किसी हवा में बात हो रही है। उनके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं उनके। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और उनका सरबराह कह दे कि जहाज़ गिर गए तो ख़त्म हो गई बात। इसके बाद फिर कुछ बचता ही नहीं है ना कहने के लिए। तो एक तो बात ये हो गई। तो वहाँ से अब क्या होगा सारा सिलसिला, उसको देखना है। दूसरी जो मैं ये आता हूँ, ये जो सीरिया में और यहाँ पे दूसरा जो मामला है वो ये है कि मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ 32nd और 33rd स्लाइड अगर हम दिखा सकें। चाइनीज़ प्रीमियर, ये ली क्वांग की बात हो रही है। चाइनीज़ प्रीमियर जो है उन्होंने अनाउंसेस कंस्ट्रक्शन ऑफ यारलुंग ज़ेम्बो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अच्छा, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गालिबन, ये वाटर प्रोजेक्ट जो है, ये डैम जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये डैम बन रहा है। और इसके लिए हम चाइना को मुबारकबाद पेश करते हैं, एक दुनिया का सबसे बड़ा। और 33rd अगर हम देखें तो चाइनीज़ प्रीमियर अनाउंसेस कंस्ट्रक्शन ऑफ यालुंग ज़ेम्बो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको जो है उन्होंने अनाउंस किया है। लेकिन ये जो अगर हम 7 देखें ना, तो यालुंग ज़ेम्बो, ये जो दरिया है ये तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। इसको जो है, और ये मतलब सिंपली मैं इसको इस तरह से बताऊँ, ये तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, तिब्बत के पहाड़ों से। 7th मैप पे अगर देख सकें, ऊपर से तिब्बत से हुआ, उसके बाद ये ऐसे घूमता है, ठीक है। घूमने के बाद जो है ये जब भारत में दाखिल होता है तो इसको ब्रह्मपुत्रा, इसी दरिया का नाम जो है, जो कि यालुंग ज़ेम्बो है, जिसके ऊपर ये डैम बन रहा है, सारा प्रोपोज डैम। तो ये जब ये घूम के आता है तो ये ब्रह्मपुत्रा बन जाता है। और ये जब बांग्लादेश में दाखिल होता है तो ये इसका नाम बन जाता है जमुना, ठीक है। जमुना के बड़ा नाम है जो, तो जमुना के नाम से ये जो है ये बांग्लादेश में, और फिर उसके बाद तो यहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। अब ये इसके बारे में भारत का क्या नुक्ता नज़र है, तो वो फाइनेंशियल टाइम 34th, इंडिया वॉइसेस अलार्म ओवर चाइना's प्लान टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम इन तिब्बत, 34th। और उसके बाद एक मैं इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर देते हैं हम यहाँ पे कि 35th, इंडिया हैज़ गुड रीज़न टू वरी अबाउट चाइना's मैसिव डैम ब्रह्मपुत्रा। बात सारी ये है कि ये सारे दरिया जो हैं ये हिमालय के पहाड़ों से, और ये बात बहुत पहले, ये पिछले दिनों भी बात ये हुई थी। ये डैम का प्रोजेक्ट तो बहुत पुराना है, ये कोई अभी नहीं, तो एक इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है। और उसका बांग्लादेश के साथ तो उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं चाइना के। और मतलब कंस्ट्रक्शन और ये सारा काम बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड का हिस्सा। लेकिन ये है कि और बांग्लादेश में ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी
तादाद में लोग ऐसे हैं जो पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो वहाँ तो कोई इशू नहीं होगा। भारत ने पिछले दिनों जो पाकिस्तान के हवाले से बात की थी, तो पाकिस्तान, हम ये बार बार बात कह रहे थे कि एक मिनट आप यहाँ वाटर वॉर ना छेड़ें, ये वाटर वॉर्स आप ना छेड़ें, ये जो सिंध तास माहिदा ख़त्म कर दिया, ये कर, एक वो होता है ना गुस्सा। अच्छा गुस्सा किस बात पे? ओ भाई गुस्सा इस बात पे कि वो जो है वो जहाज़ गिर गए। भाई जहाज़ गिर गए तो उसका पानी से क्या ताल्लुक़ है? और उस दहशत गर्दी की सबसे पहले मज़म्मत तो पाकिस्तान ने की थी कि वो दहशत गर्दी का फॉल्स फ्लैग है, या फॉल्स फ्लैग है या ये इंटेलिजेंस फेलियर है। तो बहरहाल वो अब ये डैम आज बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो अब इसके ऊपर भारत का क्या मौक़िफ़ है? देखिए फैसला भारत को करना है जल्द, और ये जियो पॉलिटिकल ये जो पूरा सिस्टम दुनिया का हिल रहा है ना, भारत ने उसमें फैसला करना है। आप क्वाड में हैं, आप एससीओ में हैं, आप ब्रिक्स में हैं, आप ऑकसस में हैं, मतलब आप ये सार्क में तो है नहीं, तो दूसरे सार्क पूरा बन रहा है इस खत्ते के अंदर, उसका कोई हिस्सा है आप। अब कहाँ पे खड़े हैं? पहले तो अपनी, और आपका दुश्मन कौन है? अगर आपको पता ही ना हो कि आपका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, यानी आप तसव्वुर करें कि जब ये जंग हुई है तो मोदी सरकार के जो दोस्त थे वो टीटीपी थी, टीटीपी और बीएलए। पूरी दुनिया में दो कुव्वतें खड़ी हुई मोदी सरकार के साथ, एक बीएलए और एक टीटीपी। अच्छा ये दोनों तो फारिग हो गए क्योंकि अफगानिस्तान, इसाक डार साहब वहाँ गए हुए थे और बड़े अच्छे अफगानिस्तान के हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दहशत गर्दी और बीच में ये सारा केओस ये सब ख़त्म, फारिग हो जाएंगे सारे। ईरान के साथ भी मामला हमारे ठीक हो गए, तो वो बीच में ये बीएलए शीएलए ये भी सारे फारिग होंगे। लेकिन मसला ये है कि उस वक्त आप इनके साथ कौन आया, आप नोट करें ना। मतलब ये उसके जवाब क्या दे रहे थे? ये नहीं कि अमेरिका आएगा, ये आएगा, वो आएगा। ये कहते देखें उधर से टीटीपी क्या करता है, उधर से देखें बीएलए वाले बलोच। मतलब ये अगर पूरी आपकी डिप्लोमेसी है तो फिर तो मतलब इसमें तो फिर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं दुनिया के पास, आप ऐसे गुरुस पालते रहें। तो बड़ी एक हैरान कौन सी बात है। दूसरी बात जो है वो सीरिया, शाम से, और फिर उसके बाद गज़ा पे बात करते हैं ज़रा। दुरूज़, वहाँ पे अहमद शरा जो हैं उन्होंने मुकम्मल एक सीज़ फायर का ऐलान जो है वो किया है, और मुकम्मल सीज़ फायर का उन्होंने कहा है कि एक ऐलान है वहाँ पे, और दोबारा जो है वो वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो विड्रॉ हो गई थी सीरिया की, वो शायद वहाँ पे दोबारा जा रही हैं, इसलिए कि वहाँ पे कत्लेआम जो है और वो कुछ जो है वो वहाँ पे मामलात ऐसे हैं जो ख़राबी अभी भी ख़राब हैं। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ख़राब हैं अभी भी। अच्छा मैं इसमें एक थोड़ी सी एक बात बताऊँ सिर्फ कि हमारी जो अगर हम इसको इस तरह से देखें कि इस्लाम जब आता है तो खुलफाए राशिदीन का दौर ये है 632 से 661 ईस्वी तक, 632 से 661 तक तकरीबन। उसके बाद उमवी दौर है जो 661 से 750, 661 से 750 ईस्वी तक, और उसके बाद 750 से लेके 1258, 750 से लेके 1258 तक अब्बासी दौर है, ठीक है, बगदाद जिसमें दारुल हुकूमत है। अच्छा लेकिन एक वक्त ऐसा आता है इस्लामी तारीख़ में जब इख्तलाफ पैदा होता है और एक दूसरी खिलाफत जो है वो जन्म लेती है, और वो फातमी खिलाफत है, ठीक है। यानी और वो अब्बासी दौर में, यानी 750 से 1258 के दरमियान अब्बासी खिलाफत है ना, तो इसमें 909 से 1171 तक फातमी खिलाफत जो है वो आती है सामने, और वो जो है वो आती है ये जो इलाका है इजिप्ट का इलाका, और वो काहिरा को अपना दारुल हुकूमत, यानी एक तरफ बगदाद है और एक तरफ काहिरा है। अच्छा ये जो है ये तो ये दो यहाँ पे खिलाफतें आ जाती हैं। अब तो बहुत सारे मुल्क हैं, अब तो बेशुमार मुल्क हैं, तो ये हमें कोई अनयूजुअल बात नहीं लगनी चाहिए कि बड़ी कोई अनयूजुअल बात थी, लेकिन ये कि दो जो है वो खिलाफतें वहाँ पे आ जाती हैं। अच्छा और फातमी खिलाफत जो है यहाँ पे आती है, और फातमी खिलाफत जो है वो इस्माइली
जो हैं वो उसमें होते हैं खिलाफत में। अच्छा, अब उस वक्त ये होता है कि वहाँ पर जो उनके फातमी खिलाफत के, अच्छा फातमी खिलाफत जो है फिर वो ख़त्म होती है जब 1171 में, तो वहाँ पर यहाँ तो अब्बासी रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी ख़त्म करते हैं आके। फातमी खिलाफत का ख़ात्मा होता है सलाहुद्दीन अय्यूबी से। लेकिन फातमी खिलाफत पे आते हैं अभी हम। फातमी खिलाफत में जो उनके छठे जो उनके खलीफा थे, अबू मंसूर हाकिम या अबुल मंसूर बिल अल हकीम उनको कह लें, तो वो जो हैं वो उनकी आदत थी कि वो रात के वक्त जो है वो निकल जाते थे, यानी वो सूफियाना मिजाज था उनका, तो रात के वक्त वो निकल जाते थे और इधर उधर वो पहाड़ियों पे और इधर उधर घूमते थे। इस्माइली मसलक से उनका ताल्लुक़ था। तो उसमें ये हुआ कि वो वहाँ पर जो है वो वहाँ पे कहीं गायब हो गए। एक दिन वो कहीं गायब हो गए। उनके कहा जाता है कि उनकी बहन मुलविस थी, पावर गेम था जो दरबार के अंदर साजिशें और ये सारा होते, तो वो जो है वो कहीं दरमियान में जो है ये वो गायब हो गए। अच्छा, उनके दौर में फिर ये हुआ कि एक बड़े आलिम थे वहाँ पर, और हमज़ा इब्न अली इब्न अहमद। तो हमज़ा इब्न अली इब्न अहमद जो हैं, इन्होंने जो है ये बात की कि जी ये तो इमाम गायब है, ये इमाम गायब है। यहाँ से वो इस्माइलियों से अलग हो गया। ये जो एक हिस्सा था ये इस्माइली मज़हब से अलहदा हो गया। इन्होंने कहा कि वो तो उन्होंने बहुत बड़ा मकाम दे दिया जो खलीफा गायब हुए थे। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि मिस्र में इस्माइली जो है इनके पीछे लग गए। ये जनाब ये जो हमज़ा इब्न अली इब्न अहमद हैं, ये वहाँ से काहिरा से निकले, और ये काहिरा से निकल के जो बयान होता है ज़्यादातर तारीख़ की किताबों में वो बात हो, तो वो मक्का यहाँ पे आ गए। इन्होंने शरीफ मक्का से रब्ता किया। तो उस वक्त ये हुआ कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आ जाएँ, तो वो ये गए वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर जो हज्जाज आए हुए थे मिस्र से, उन्होंने पहचान लिया, और इनके बारे में बयान ये होता है, ज़्यादातर जो बयान होता है, बात मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ जो ज़्यादातर लोग इस इलाके के बयान करते हैं, उनको फिर मक्का में कत्ल कर दिया गया। अच्छा, मक्का में उनको कत्ल कर दिया गया। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि एक उनके साथ एक और साहब थे जो कि जिनका नाम था मोहम्मद अली दराजी। तो मोहम्मद अली दराजी उनके स्पोक्स पर्सन थे, उनके तर्जुमान थे। लेकिन जो मोहम्मद अली दराजी हैं वो उनके तर्जुमान थे, लेकिन लोग वो हमज़ा को ही जो जिनका कत्ल हो गया था, एक तो खलीफा गायब हुए ना, गायब हो गए खलीफा, और उसके बाद वो खैर दूसरी खलीफा आ गए और सारा। लेकिन जो खलीफा गायब हुए तो उनके साथ जो एक आलिम थे हमज़ा, उन्होंने कहा कि ये तो इमाम गायब है। उनको इस्माइली जो थे उन्होंने अलग कर दिया, उनके बल्कि कत्ल कर दिया उनको वहाँ पे मक्का में। और फिर उनके बाद ये हुआ कि वो जो उनके साथी एक और थे मोहम्मद दराजी, तो उन्होंने जो है वहाँ पर काहिरा में और मिस्र में कहा कि मैं इनका जो है नुमाइंदा हूँ, और क्योंकि उनके भी बड़े मानने वाले थे, पैरोकार थे। तो वहाँ पर मोहम्मद दराजी जो है उन्होंने जो है वो उनके लिए उनके पैरोकारों को इकट्ठा करने की कोशिश की। उनको भी खैर वहाँ पे जो है वो मार दिया गया। अच्छा, अब ये मोहम्मद दराजी जो हैं वहाँ से ये दरूज़ वहाँ से अलग होते हैं फिर, ठीक है ना, जो मैंने पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ी सी वहाँ से फिर ये अलग होते हैं, जो इस्माइली मसलक से ये अलग होते हैं। और फिर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ गए, क्योंकि वो सुन्नी, तो उसके बाद ये हुआ कि ये यहाँ से चले गए। अच्छा, यहाँ से ये चले गए दरूज़, और उसके बाद ये पहाड़ियों पे चले गए। तो पहाड़ियाँ जो थीं वो लेबनान की पहाड़ियाँ और गोलान की पहाड़ियाँ
ठीक है ना। और ये अक्सर ऐसा तारीख़ में होता है कि जो लोग, अगर आप हिस्ट्री में जाएं ना, कि जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं अमूमन, तो पता ही चलता है कि जी ये वो लोग थे जो बागी थे अमूमन। ये अमूमन ये होता है कि पहाड़ी लोग जो होते हैं ना, वो पता चलता है कि कई 100 साल पहले यहाँ पर उनकी बगावत हुई थी, यानी ज़मीनी इलाकों पे बगावत हुई थी, तो वो पहाड़ों पे चले गए थे। तो पहाड़ों पे वो कबीला जो है वो आबाद हो गया और फिर आगे चलता रहा। तो क्योंकि नीचे उन जो भी उस वक्त हुकूमत या सल्तनत थी, उनके साथ उनकी लड़ाई थी, तो वो फिर पहाड़ों पे चले गए थे। तो ये जब यहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और बाकी आगे सिलसिला, तो ये पहाड़ों पे रहे। उसके बाद जब ये ख़त्म हुई, ये खिलाफत उस्मानी आ गए, यहाँ पे सल्तनत उस्मानी आ गई, तो फिर उस दौर में इनको मुख्तलिफ ख़ुद मुख्तारी भी दी गई और ये आराम से और सारे रहे। लेकिन अब ये देखें कि जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म होती है, तो दुरूज़ जो हैं वही अलम बगावत बुलंद करते हैं, जो कल मैंने जिक्र किया था अरताश का, कि वो अलम बगावत बुलंद करते हैं। और उस वक्त जब वो अलम बगावत बुलंद करते हैं, तो वो ये सैदा के इलाके से ही करते हैं, इसी इलाके से करते हैं, ये जो इलाका जहाँ पे इस वक्त शोरिश है। और जो अरब कबाइल हैं यहाँ पे, जो बद्दू कबाइल हैं, जो बेडून बद्दू कबाइल हैं। अच्छा, ये बद्दू कबाइल भी ज़ाहिर है कि ये सैकड़ों हज़ारों साल से यहाँ पे आबाद हैं और मुख्तलिफ इनमें कबाइल हैं। और रुआला एक कबीला है बड़ा, काफ़ी बड़ा, और बनी खालिद, बनी हसन, ये इस तरह से बहुत सारे कबाइल हैं। तो ये अरब कबाइल हैं और ये दुरूज़ उनके साथ जो हैं वो भी पुरानी एक तारीख़ है, तो वो उनके साथ यहाँ पे रहते हैं। तो अब इसमें ये इनकी जो है ये एक थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री। अच्छा, अब इशू ये है कि ये दुरूज़ जो हैं ये लेबनान में भी हैं, सबसे ज़्यादा सीरिया में है ना, सबसे ज़्यादा शाम में, ये तो हम बात पहले कर चुके थे। अब इनकी तादाद के ऊपर हम बात कर सकते हैं कितने हैं, लेकिन भारत सबसे ज़्यादा शाम में 8 लाख कह दें या 10 लाख कह दें, जो भी कह दें। उसके बाद जो है वो लेबनान में है, और लेबनान में है बहुत ज़्यादा, और इसीलिए जो है वो दुरूज़ उनके सिस्टम का हिस्सा है। और फिर वो गोलान की पहाड़ियों पे हैं, और फिर वो इसराइल में भी हैं, और इसराइल में वो हैं, और इसराइल की फ़ौज में और काफ़ी बड़े उहदों पे हैं, क्योंकि ये तो हज़ारों सालों से यहाँ पे है ना, सैकड़ों सालों से। अब लेकिन इशू ये है कि पंगा तो इसराइल ने ले लिया। अच्छा, ये जो है ना अहमद शरा ने जो किया, अब फ़ौज इन्होंने विड्रॉ की। इन्होंने कहा कि क्योंकि फ़ौज वहाँ गई, तो तो दुरूज़ जो है उन्होंने कहा कि जी ये हमारे साथ फ़ौज ज़्यादती कर रही है, क्योंकि ये तो जो है ये तो सुन्नी अरब, पुरानी तारीख़ है ना, सुन्नी अरब वो सारे, और वो दुरूज़ एक ख़ास उनका, तो वो झगड़ा शुरू हो गया वहाँ पे। और उनके जो हिकमत अल हिजरी हैं, जो उनके रहनुमा हैं इस वक्त, जो लीड कर रहे हैं दुरूज़ कबाइल को, तो वो बशर अल असद के दौर में वो ज़रा ये इलाका, बशर अल असद, हाफिज़ अल असद के दौर में इन्होंने बड़ा खामोश रखा है इस इलाके को। ये बड़ा, वो मुख्तलिफ हलब के इलाकों में और बाकी इलाकों में जब ये खाना जंगी हो रही थी, तो यहाँ पर नहीं उन्होंने होने दी। तो बड़ा उन्होंने यहाँ दुरूज़ को, अरब कबाइल को, सब यहाँ तक जो है वो किसी किस्म की वो जो फितना था जो वहाँ पे जारी था, ये दाइश वाइश अलकायदा वगैरह, उसको यहाँ नहीं आने दी। ये बड़ा न्यूट्रल, ठंडा और खामोशी से यहाँ सब रहते रहे, तो ये राब्ते में थे सबसे, और ये बड़े तरीके से चलते रहे। जब ये चेंज हुआ, तो जब बशर अल असद की हुकूमत गई, तो इन्होंने शुरू में तो हमायत की कि हम साथ हैं अहमद शरा के, लेकिन बाद में वो इनका रवैया थोड़ा सा जो है वो ये हुआ कि भाई हम हिस्सा नहीं बने हुकूमत का, और ये वो सारा तो एक स्टोरी चल रही। अब उसमें ये हुआ कि उनकी तरफ से ये कबाइल आपस में लड़े, आपस में लड़ाई हुई, इनकी मदद को सिक्योरिटी फोर्सेस आई, जो सिक्योरिटी फोर्सेस अहमद शरा की हैं, उन सिक्योरिटी फोर्सेस ने आई, तो दुरूज़ ने कहा कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, वो इसराइल कूद गया बीच में। अच्छा, इसराइल ने कूद के इतनी बड़ी गलती की, इतनी बड़ी गलती की, वो मैं बताता हूँ आपको गलती क्यों की उनकी। उन्होंने गलती की, और उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने फ़ौज विड्रॉ कर ली, अपनी फ़ौज विड्रॉ की, तो पता चला दुरूज़ ने बदला लेने शुरू कर दिया, वो जो सुन्नी बद्दू कबाइल है। अब मसला ये है कि अब वो फिर फ़ौज आई है वहाँ पर, और काबू पालेंगे, लेकिन
मसला ये है कि इसराइल ने एक ऐसी गलती कर दी है, भयानक गलती, कि इसराइल के अंदर अब ये बात उठनी शुरू हो गई है कि वहाँ पर जो दुरूज मौजूद हैं वो कहते हैं कि ये यहूदी रियासत कैसे बनेगी, इसमें तो हम भी मौजूद हैं 50-60 हज़ार, तो ये यहूदी रियासत कैसे बने, कि इसराइल को यहूदी रियासत का जो कानून है और हम फौज में भी हैं और हम इधर भी हैं और उधर भी हैं, तो कैसे आपका जो मामला है वो मामला तो आपका फ़लस्तीनियों से, तो हमें दुरूज जो हैं ये वो तो यहूदी रियासत को, वो तो अलग, वो यहूदी रियासत के नाम से उनको चिढ़ है, और सहूनी जो है वो उनके खिलाफ हैं दुरूजों के। और जहन में रखेंगे 1982 में जब लेबनान में एंटर हुई थी इसराइल की फ़ौज, तो उससे जो दुरूज हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ मिलकर लड़े थे। मेरोनाइट क्रिश्चियंस एक तरफ थे और ये दुरूज जो हैं ये मुसलमानों के साथ थे। और गोलान की पहाड़ियों में, एक आखिरी जुमला कह दूँ, गोलान की पहाड़ियों में जो दुरूज हैं उनको तो इसराइल ने अपनी सिटीजनशिप ऑफर की थी, उन्होंने मना कर दिया था कि हम सिटीजन नहीं बनना चाहते, हम सीरिया के सिटीजन रहेंगे। तो ये तो इसराइल ने एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोल लिया है कि अब वो इधर से उधर, उधर से उधर दुरूजों को पता चल गया इसराइल के कि हम इधर भी ख़ानदान एक ही है ना, कबाइल इधर भी आ सकते हैं, इधर को उधर भी जा सकते हैं, तो उधर से 1.5 लाख के इधर आएंगे या इधर से जो है वो 8 लाख उधर जाएंगे दुरूज। वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान और अमेरिका की जो क़यादत है वो तिजारती मुआहदे का ऐलान करेगी, कितना खुश आएंगे? हाँ, सारे मुल्कों की, काफ़ी मुल्क हैं अभी जिनके मामला तय होने हैं अमेरिका के साथ टैरिफ्स के, लेकिन देखते हैं कि कैसे फ़र्दन हर मुल्क के साथ हो रहे हैं, और उसमें देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या होता है, इंडिया के साथ असल तो ये कि उनके साथ वो कैसे तय करते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और फिर ये 6 त्यारों वाली जो बात है बार बार होना। अच्छा, ये इसमें जो है ना वो रशिया, मैंने कहा ना एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा, रशिया, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उधर से वो डैम, सिंतास माहिदा, मतलब किसी जगह पर वो मोदी जी जो हैं वो खड़े हों तो उसके बाद फिर बात आगे चले ना कि वो कहाँ पे। अब देखिए ना, ये ब्लूमबर्ग मैं कोट कर रहा हूँ, 29 यूरोप ने 29 ब्लूमबर्ग, यूरोप सैंक्शंस ऑन इंडियाज नियारा एनर्जी पुट्स इट सेल एट रिस्क। उन्होंने पाबंदी, EU ने पाबंदियाँ आयद करनी शुरू कर दी हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो रशिया से ऑयल लेके और उसको कर रहे थे और उसके नतीजे में जो है, और टाइम्स ऑफ इंडिया फिर आगे से 28 वो क्या, इंडिया क्राइज फॉल एज EU कर्ब्स ऑन रशिया हिट गुजरात फैक्ट्री। अच्छा, जो भी कोई लंबा चौड़ा सौदा होता है गुजरात ज़रूर निकलता है वहाँ पे मोदी जी का। 27वां, गुजरात रिफाइनरी हिट बाय EU's न्यू रशिया सैंक्शंस। 27, इंडिया से डबल स्टैंडर्ड्स। तो ये जो है ना, ये मतलब EU भी के साथ भी ख़राब हो रहे हैं मामलात, अपने उस पड़ोस के साथ तो हैं ही सामने मामलात, और चाइना, रशिया तो ब्रिक्स में है नहीं है कैसे, तो एक अजीब सी एक उनकी वो। और आज जो डैम की अनाउंसमेंट हुई है बाकायदा चाइना की तरफ से, तो चाइना तो अपने लिए, चाइना अपने प्रोजेक्ट्स बना रहा है, अपना चाइना का एक अपनी उनका वर्ल्ड व्यू है, और बड़ा ज़बरदस्त उनका एक वर्ल्ड व्यू है। पैरेलल सिस्टम एक जन्म ले रहा है जिसमें ग्लोबल साउथ के ऊपर भी उनका पूरा जो है वो सिलसिला है। तो ये तो G7, G20, ये तो ग्लोबल नॉर्थ, ये तो ऐसे ही है ना, ये तो ग्लोबल साउथ तो बहुत आगे निकल गया है। अच्छा, एनीवे, तो मैं अच्छा इसमें मुक्ताना बाउद्दीन का जिक्र मैं करना भूल गया, वो भी एक इनके रहनुमा थे दुरूज, जो शुरू के दौर में जो खलीफा अबू मंसूर हकीम के दौर में जो थे वो, तो ये सारे जो हैं ये फिर दुरूज वहाँ से निकले, और उनकी सैकड़ों साल की एक इनकी मेमोरी है जिसमें ये लड़ते भी रहे हैं, ये पहाड़ों पे भी चले गए हैं ये, लेकिन ये जो है मैंने आपसे बात की ना, एक बड़ी जंगजू किस्म की कौम है। इसी तरह से जो अरब वहाँ पे कबाइल हैं वो भी ये पुराना कबाइल। इसराइल ने क्या गलती की वो मैं बता रहा था, उन्होंने गलती की कि उनके पास तो सिर्फ 1.5 लाख है ना, यहाँ 7 लाख हैं यहाँ पे। अब ये दुरूज, ये बीच में एक बॉर्डर जो है, इन्होंने दुरूज जो है अपनी फ़ौज में और इनके बड़े ओहदों पे दुरूज जाहिर किए होते, लेकिन उनको ये लगाते थे जासूसी करने के लिए कि सीरिया की गोलान की पहाड़ियों की जासूसी करके आओ, इधर की करके आओ, उधर के। लेकिन 2018 में ये हुआ कि जब इनका नेशनल लॉ आया ना इसराइल में,
तो जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि इसराइल के अंदर दुरूज़ों ने मुजाहरे शुरू कर दिए कि ये यहूदी रियासत कैसे बनेगी, ये तो यहूदी रियासत हो नहीं सकती, इसमें तो हम भी हैं बहुत बड़ी तादाद में। तो मैं 2018 के ई न्यूज़पेपर्स कोट कर रहा हूँ। दुरूज़ रैली अगेंस्ट इजराइल्स नेशन स्टेट लॉ, वी आर हेयर टू टेल ज्यूज इट्स पेट्रियट टू प्रोटेस्ट। उन्होंने कहा कि ये हम यहाँ मौजूद हैं बहुत बड़ी। अब मसला ये है कि अगर वो सीरिया से वो एक उन्होंने रास्ता देख लिया ना कि सीरिया से भी हम जा सकते हैं और आ सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर ख़त्म कर दिया इन्होंने कि इधर से जाओ, घुस गए, दाखिल हो गए फलाना, तो वो उधर से इधर आ गए पलट के। तो फिर अच्छा, फिर उसके बाद ये दोशे वाले का ये सेकंड अगर मैं कोट करूँ, इजराइल दुरूज़ रैली अगेंस्ट जूइश स्टेट लॉ, राइटर्स 2018 का थर्ड, इजरायली दुरूज़ रैली अगेंस्ट न्यू नेशन स्टेट लॉ। वो नेशन स्टेट नहीं मानते ना इसको, इसराइल को कहते हैं कि नेशन स्टेट आपकी यहूदी रियासत कहाँ से हो गई, तो दुरूज़ हम कहाँ जाएंगे बीच में। और ये यरूशलेम पोस्ट, अरब रेजिडेंट्स ऑफ गोलान हाइट्स। अब आप ये देखें, ये गोलान हाइट्स पे अरब रेजिडेंट्स नहीं है, ये जो है ना फोर्थ स्लाइड, ये बुनियादी तौर पे दुरूज़ हैं। दुरूज़ों ने इसराइली सिटीजनशिप को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम तो सीरिया के हैं और वो 3 अरब भेजते हैं इसराइल की नेशनलिटी पे, हम तो सीरिया के हैं, शाम के लोग हैं। इन्होंने उनको ऑफर किया। तो मैं जॉर्डन टाइम्स कोट कर रहा हूँ 50, फिर 2021 का, अरब दुरूज़ ऑफ ऑक्यूपाइड गोलान हाइट्स रिजेक्ट इसराइली सिटीजनशिप। और फिर 2018 में जब ये इन्होंने ऐलान किया था, तो उस रैली में कितने लोग थे आप ये देखें, 6 टाइम्स ऑफ इसराइल, ये है 4 अगस्त 2018 का 6 स्लाइड। दुरूज़ रैली अगेंस्ट नेशन स्टेट लॉ इन तल अवीव डॉज, एटलीस्ट 50,000 लोग सड़कों पे आ गए थे दुरूज़। अच्छा, अब इशू ये है, मैंने आपसे कहा ना कि ये पेंडोरा बॉक्स खोल दिया इन्होंने, कि जी इन्होंने कहा कि हम दुरूज़ों की मदद को जा रहे हैं और दुरूज़ उधर से इधर आ गए। अब इन्होंने कहा कि वो दरमियान में ट्रंप ने कहा कि ये क्या कर रहे हो बीच में, ट्रंप ने फ़ोन किया, इन्होंने बंद कर दिया उधर जाना, मगर बहुत सारे दुरूज़ इधर रह गए हैं इसराइल के। वो कह रहे हैं हम तो नहीं जाएंगे, हम तो पुराने कबाइल इतने सालों के बाद मिले हैं और वो देखो, अरे ये तो छोटा सा होता था, अच्छा इसका पड़पोता इतना बड़ा हो गया है, वो पुराने ख़ानदान, वो जो फ्रेंच मैंडेट और उसके बाद जो सारी तो ये इसका पिकॉट और फलाना डिमाकना। अब उसमें ये है कि अब वो मसला हो रहा है इनके लिए, इसराइल के लिए। यहाँ मसला नहीं होगा। यहाँ तो अहमद शराक की देखें, जो टर्की है वो मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है, और अरब रियासतें, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, तम सारे मुल्क यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, और अमेरिका भी कर रहा है कि दोबारा इलाका ना हो। लेकिन इनकी पूरी कोशिश थी कि कहीं वो इसराइल की ना कोई छोटी सी जगह मिले, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो 31 है गार्डियन, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और भी तो बात की है ना, जहाँ उन्होंने तैयारों की बात की, साथ उन्होंने कहा कि ये ईरान का ख़त्म हो गया मामला। उनकी सैटेलाइट पिक्चर्स कुछ और कह रही हैं, ठीक है, लेकिन बहरहाल ये कि चलें हम ट्रंप साहब की बात मानते हैं तो इसराइल कह रहे हैं, तो उनका सारा मीडिया, पूरी दुनिया कह रही है कि वो तो सारा ख़त्म नहीं हुआ उनका। लेकिन ये मैं गार्डियन कोट करूँ 31, वो कह रहे हैं कि 10 इजरायली होस्टेजेस टू बी रिलीज फ्राम गजा वेरी शॉर्टली। गजा से 10 जो हैं वो बहुत जल्द वो रिहा होने वाले हैं। अच्छा, ये 10 जो रिहा होंगे तो इसके बदले जो है वो 1100 की तादाद है। अच्छा, अब ये 10 इन्होंने कहा बहुत जल्द रिहा होंगे, तो जल्द रिहा होने का मतलब ये है कि बस ये मेरे ख्याल से स्टीव वित्कॉफ पहुंच रहे हैं कतर, और यहाँ पर जो डेलीगेशन था वो डेलीगेशन जो है अब उसको ज्वाइन कर रहे हैं रॉन डेमर, जो इनके स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के मिनिस्टर हैं इसराइल के, और साथ उसके जो है वो डेविड बार्निया, मोसाद का सरबरा, और शिन बेत के जो सरबरा, को अब इन्होंने एस कहना शुरू किया, नाम नहीं उसको एस के नाम से आगे उसको कहा जाएगा। तो ये सारे कतर पहुंच के और ये मुज़ाकरात कतर में हतमी शुरू होने लगे, क्योंकि जो लिस्टें हैं ना। अच्छा, अबू बैदा जो है हमास के तर्जुमान, उन्होंने एक 20 मिनट की वीडियो जारी की है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने पहले इन्होंने कहा था कि हम सारे के सारे जो हैं वो एक ही दफ़ा रिहा कर देंगे या हमारी, और कैदी हमारे रिहा हो जाएंगे, साथ 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ चला जाएगा। तो हम तो ये जो कैदियों के नामों के ऊपर नीचे कर रहे हैं कि मरवान बरगूती को बाद में करेंगे, इसको बाद में करें, हम ये बता दें कि जहाँ तक हमारी बात चली गई है, इसके बाद अगर हम उठ गए मुज़ाकरात की मेज़ से, तो हम एक लंबी जंग लड़ने के लिए इस पूरे खत्ते में तैयार हो चुके हैं इसराइल के ख़िलाफ़। इसराइल अपने ज़हन में बात रख ले कि हम एक लंबी जंग गजा से और मगरबी के नाम लंबी जंग के लिए तैयार हैं, तो यहाँ से मुज़ाकरात से ना भागें अब इस मरले पे। अच्छा, स्टीव वित्कॉफ ज़ाहिर, अच्छा इसी दौरान फिर आज अटैक कर दिया उन्होंने, हुतीज़ ने,
वो तो कबाड़ खाना बना दिए ना इसको, बेंगोरियन एयरपोर्ट को, और ये सारा जो हैफा शेफा जहाँ पे अदानी ने किया होता, सारा अदानी ग्रुप ने, चाइनीज़ को, बस वो चाइनीज़ हैं वहाँ पे इसराइल में, चाइनीज़ देख रहे हैं, उनकी जो उनके पास जो हैफा की बंदरगाह का एक इलाका जो उनके पास है, तो वो चाइनीज़ के पास है, लेकिन बाकी जो है उन्होंने सारा कबाड़ खाना बना दिए। अब मसला ये है कि ये इन्होंने दाखिल होकर इन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोला है। इनका ख्याल ये था, नेतन्याहू कैबिनेट में जो इंतहा पसंद है उनका ख्याल ये था कि ये, और ख़ुद नेतन्याहू भी इंतहा पसंद है, उनका ख्याल ये था कि शायद ये यहाँ से दाखिल होंगे तो ये कोई यहाँ पर कोई खाना जंगी, वो खाना, वो अरब, ये जहन में रखें, दुरूज़ इसराइल के ऊपर एतमाद नहीं करते, इसराइल दुरूज़ों पे नहीं करता। उसकी वजह एक तो गोलान की पहाड़ियों पे उन्होंने कहा कि हम तो शाम के साथ हैं, आपके साथ ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया। दूसरे ही कि इसराइल में वो मुजाहरों में निकला है दुरूज़, और उन्होंने कहा कि ये यहूदी रियासत कैसे होगी, ये तो रियासत जो है इसमें तो दुरूज़ हैं बहुत बड़ी तादाद में और फ़ौज के अंदर है। तीसरा मामला ये है कि जब वो 1982 की लड़ाई हुई, जब ये फ़ौजें दाखिल हुई अंदर, तो जो खाना जो हुई लेबनान की, तो एक तरफ तो क्रिश्चियन मेरोनाइट से, और एक तरफ जो है वो ये फ़लस्तीनी अरब थे, तो दुरूज़ इनके साथ मौजूद थे। इसी तरह से जब तो ये मुसलमानों के यानी अरबों के साथ दुरूज़ों का एक चलता रहता है, एक चलता रहता है इनका मामला। मतलब है कि सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर में ये परेशान भी थे, लेकिन जब वहाँ पे हमला हुआ, सलीबी जंग हुई, तो ये सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ थे दुरूज़। तो बात ये है कि ये जो है ना, ये कबायली झगड़े, फिर पंचायत होती है, बैठते हैं, सारे जो तरीक़ाकार होता है, तो ये उसमें, लेकिन ये जो इसराइल ने बीच में किया है ना, अच्छा वो सीज़ फायर अब वो रहती है, बीच में अभी भी इतलात आ रही हैं, कशीदगी है, क्योंकि एक तरफ से ज़्यादती हुई है, दूसरी तरफ ज़्यादती, तो वो मेरा ख्याल है कि उसमें प्रेसिडेंट अर्दगन भी और अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व है। और उनकी, मैं आज ये देख रहा था सेक्रेटरी रूबियो की जो टॉक हुई है टर्किश फॉरेन मिनिस्टर फिदान के साथ, ये 10 स्लाइड में देख रहा था, तो वो टर्की, मतलब वो भी जाहिर है कि अमेरिका भी इसमें चाह रहा है कि मामला जल्दी हल हो, तो टर्की भी चाह रहा है। ये 10 स्लाइड देखें तो उन्होंने बात भी की है। टॉम बैरक जो कि टर्की में सफ़ीर हैं अमेरिका के, और सीरियन अफेयर्स को हेड कर रहे हैं, वो भी एक्टिव हैं, वो भी इसमें कि ये मामला आगे, क्योंकि असल मामला ये तो बीच में ऐसे शुरू हो गया ना, असल मामला तो ये है कि जो ट्रंप ने खुश होना है वो होना है कि मैंने सीज़फायर करवा दी। 3 चीज़ें ट्रंप की जो है ना वो ज़बरदस्त हैं इस वक्त। पहली बात तो ये है, और अभी ये सीज़फायर होना बड़ा ज़रूरी है, रात को कुछ 600 अटैक्स हुए हैं पूरी रात जो रशिया ने यूक्रेन पे किए हैं, और वो पैट्रियट के गायब हो गए, ठीक है। मतलब पैट्रियट वो किधर गए, कहाँ से चले, तो उसका भी भुरकस निकाल दी है रशिया ने। तो और वो रशिया की गलती नहीं थी, ये सॉरी ये यूक्रेन की गलती नहीं थी। ये जब लॉलीपॉप दिया ना कि वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होगी नेटो की, और ये होगी वो होगी, टिपिकल जो एक अमेरिका बहादुर की जो पॉलिसियाँ रही हैं कि यूज़ करके और उसके बाद साइड पे, तो ये जनाब हम आगे जाएंगे और ये होगा, और न्यू यूरोप बन गया। राउंडफील्ड मुझे याद अच्छी तरह, अभी वॉर ऑन टेरर कवर करते थे, इराक पे अटैक से पहले न्यू यूरोप बन गया है, और वो पुराना यूरोप ख़त्म हो गया है, और ये वेस्टर्न यूरोप को पुराना यूरोप, और नई जो रियासतें हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होगी, सब नेटो का हिस्सा बनेंगे, ये बनेगा। ठुस यूक्रेन, वो तो पुतिन ने डायरेक्ट बात कर ली ट्रंप से। अब मसला ये है कि इसमें मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट पुतिन अब यहाँ रुकना चाहिए, यूक्रेन को अपना हिस्सा मानते हैं ना, तो अब यहाँ पे वो रुक के कोई मुज़ाकरात होंगे। प्रेसिडेंट अर्दोगन से बात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन की कि इस्तांबुल के अंदर दोबारा रीस्टार्ट किया जाए, मुज़ाकरात को रीस्टार्ट वगैरह किया जाए, लेकिन इस दौरान जाहिर है कि ज़ेलेंस्की को तब्दील करना है, कि ज़ेलेंस्की तो एक वॉर टाइम इसके तो ख़त्म हो चुकी है ना मुद्दत, तो इसने दूसरी वज़ीर आज़म भी, उसने वो दूसरी कैबिनेट वगैरह भी इसीलिए रिशफल कर दी है कि मैं अगर नहीं होता तो मेरी जगह कोई दूसरी कैबिनेट, दूसरे लोग वहाँ पे बात करें आके, और ज़ेलेंस्की जो है वो तो अंडर द बस थ्रो हो गया। अब ये जो 10 लोगों का ऐलान किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि मैं 10 लोग यहाँ से रिहा करने जा रहा हूँ, तो ये जो यानी मेरी बात हो गई है, और हमास के लोग जो हैं वो 10 की रिहाई होगी, और जवाब में जो है वो 1100 कैदी यहाँ से जो हैं इनके रिहा होंगे। अब इशू ये सारा कि ये इसके नतीजे में, और ये जो कि प्रेशर बहुत ज़्यादा नेतन्याहू बढ़ा रहा था, तो उधर से उसकी तबीयत थोड़ी सी ठंडी करने के लिए जो है वो हुतीज़ ने फिर दोबारा, हुतीज़ को कुछ नहीं कह रहा, अमेरिकन कुछ नहीं कह रहे, हुतीज़ के साथ डायरेक्ट मुआहदा है ना ओमान के थ्रू कि वो अमेरिका की किसी शिप को अटैक नहीं करेंगे, और अमेरिका को परेशान नहीं करेंगे, और अमेरिकन जहाज़ नहीं डुबोएंगे। अमेरिकन जहाज़ देखे ना, वो F-18 डूब गया, वो जहाज़ों को आग लग गई, तो ये तो वो लगे हुए इनके पीछे, इसराइल के पीछे।
तो अब इशू ये सारा कि ये मैं 16th अगर कोट करूँ ना, तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये सीनियर डेलीगेशन जा रहा है 16th। तो सीनियर डेलीगेशन में जो है वो मोसाद का सरबरा, शिन बेत का सरबरा और रॉन डेमर जो वहाँ से आया अमेरिका से, स्टीव विटकॉफ से मिलकर, स्टीव विटकॉफ खुद भी आ रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल ये है कि ये जो है ये जल्द ही ये अच्छा। और 14th अगर हम देखें, यानी इसराइल ने कंसेशन कर दिया, लेकिन हमास जो है वो वहाँ पे अपनी बात पे खड़ी है। हमास का ये कहना है कि आप इसको एक मरहले में क्यों नहीं करते। पहले तो आप ये खुद कह रहे थे कि जो है वो किस्तों किस्तों में और बीच में अगर कर दिया, और इसका जो इसमें दरमियान में लाजमी तौर पे मुस्तकिल जंगबंदी और 2 स्टेट सोल्यूशन आना चाहिए। 2 स्टेट सोल्यूशन, फ़लस्तीनी रियासत, और ये है कि इसराइली फ़ौज तो निकलने को तैयार हो गई ना, 2 स्टेट सोल्यूशन, ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद मसला ये है कि आज उन्होंने फिर 26 लोग शहीद कर दिए वहाँ पे, गज़ा फाउंडेशन और वो सारा वो जो फटे वड्डे बीच में चले। तो इसमें यूरोप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यूरोप बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है फ़लस्तीन के लिए, आवाज़ उठा रहा है। और अमेरिका, इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। रशिया और चाइना ने तो पहले ही एक बड़ी क्लियर पोजीशन ली हुई है। अरब ममालिक की बड़ी, सऊदी अरेबिया को बड़ा क्रेडिट जाता है, सारे मुल्कों को, टर्की को, और पाकिस्तान ज़ाहिर है उस बड़े ब्लॉक का हिस्सा है। कतर को आप देखिए ना, कैसी मुश्किल डिप्लोमेसी कतर और इजिप्ट ने की है। तो ये है कि अब वो जल्द क्या इसको दोबारा अगर देखें जो है ये यरूशलेम पोस्ट 13th, ट्रम्प सेज अनदर 10 हॉस्टेजेस विल बी रिलीज फ्रॉम गज़ा शॉर्टली। अभी शॉर्टली से क्या मुराद है उनकी, मतलब बस किसी भी वक्त हो जाएगा, ठीक है। अब शॉर्टली का वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, सारे मामला तय हैं। और नेतन्याहू को ये समझ नहीं आ रही कि ये बैकफायर हो गया है ये मामला। हाँ, अहमद शरा कैसे संभालते हैं सीरिया को एज सिंगल एंटिटी, ये उनके लिए चैलेंज है। लेकिन इसराइल का अगर उन्होंने कह दिया ना ये कि भाई मतलब एक बॉर्डर तरह से, ये तो बॉर्डर इसराइल की फ़ौज खड़ी है ना वहाँ, अब इसराइल की फ़ौज को यहाँ से भी ख़तरा है। इंडिया वाली सूरत क्रिएट हो गई है ना, वो ईस्टर्न बॉर्डर उधर, मतलब है कि अब आप देखें ना, मतलब इशू ये है कि एक तो मगरबी किनारा, एक गज़ा, और एक इधर से आके अब आप गोलान की पहाड़ियों और इधर सीरिया के साथ भी अपनी फ़ौज लेकर आए। जैसे इंडिया को परेशान है ना कि बांग्लादेश पे जाएं, कि चाइना पे जाएं, कि पाकिस्तान में किधर जाएं, कहाँ अपनी फ़ौज, मालदीव पे जाएं, कहाँ जाएं, किसके पीछे जाएं। तो ये जो है ना, मतलब चारों तरफ से ये उन्होंने नियामाज खोल लिए, दुरूस, और वो दुरूजों के अंदर भी मौजूद हैं, तो और फ़ौज में मौजूद हैं इसराइल की। तो ये है कि अब आने वाले दिनों में हम इंतज़ार करते हैं, अल्लाह करे कि जल्दी खूनरेज़ी ख़त्म हो, जंगें ख़त्म हो, और ख़ास तौर पे गज़ा से एक बहुत कोई अच्छी हमें ख़बर आए कि वहाँ पे जो मकतल है वो खुला है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा, जिसमें रसलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।